हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रदीप वर्मा द कॉमर्स गुरु। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडीज़ जोन में। तो एक बार फिर आप सभी के बीच प्रस्तुत हो एक नए वीडियो के साथ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी क्लासेस के बच्चों के लिए, चाहे वो क्लास 11th के लिए हो, 12th हो या फिर आने वाले किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं लाइक CS की एग्ज़ाम। क्योंकि उन सभी में इस चैप्टर से, जो कि चैप्टर नंबर 3 है हमारे क्लास 11th के सिलेबस में से, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं और काफ़ी कन्फ्यूज़न बच्चों को रहता है। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस को। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। Like a Hellcat. So we will start with the concepts that are to be covered in this video. लिस्ट हम देखने जा रहे हैं कि क्या क्या आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, सेकेंड वन विल बी कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, देन थर्ड वन एक्रूवल कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट विल बी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो आज के इस वीडियो में हम 50% चैप्टर यानी कि पहले 7 कॉन्सेप्ट्स को कवर अप करने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि इसमें सारे इन कॉन्सेप्ट्स का आपको एकदम सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन मिलने वाला है। तो लेट्स मूव ऑन। तो सबसे पहले तो हम क्या जानने वाले हैं कि व्हाट इज अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। 3 टर्म्स आपके सामने है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। तो इन तीनों की मीनिंग को पहले जानेंगे, बट स्टार्ट करते हैं विद द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Accounting principles are uniform set of rules and guidelines developed to ensure uniformity and easy understanding of the accounting information। तो ये जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं ये क्या होते हैं? यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स होते हैं या फिर गाइडलाइंस कह लीजिए आप, या इंस्ट्रक्शंस बेसिकली, जो डेवलप किए गए हैं टू इंश्योर यूनिफॉर्मिटी इन द एंड इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो जो हमारा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, अकाउंटिंग डेटा है, उसमें यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए एज वेल एज इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इसे डेवलप किया गया है। देन टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, तो उसकी बात करें तो इसमें आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस, एंड सेकंड आता है आपका अकाउंटिंग कन्वेंशन। तो देख सकते हैं आपको एक इससे कॉन्सेप्ट मिला होगा कि अगर ये आउटर सर्कल हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं तो उसके अंदर 2 और सर्कल्स ले लेते हैं, जिनमें से एक हो गया हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अजम्पशंस, एक ले लेते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। ठीक है, तो ये है इन तीनों टर्म्स का आपस में रिलेशन। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस की मीनिंग। In order to make the accounting language convey the same meaning to all the people and to make it more meaningful, most of the accountants have agreed to a number of concepts which are usually followed for preparing the financial statement. तो देखिए, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशन के पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अकाउंटिंग सभी को सेम मीनिंग कन्वे करें। जो यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होते हैं उनको अलग अलग मीनिंग कन्वे ना हो, सेम मीनिंग कन्वे हो। और साथ साथ इसी के लिए जो अकाउंटेंट है वेरियस नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स पर एग्रीड होते हैं, हुए हैं पास्ट कई समय से, कि इनको हम फॉलो करेंगे वाइल प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट। उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। दीज कॉन्सेप्ट्स प्रोवाइड फाउंडेशन फॉर अकाउंटिंग प्रोसेस। दीज कॉन्सेप्ट्स गाइड हाउ द ट्रांजेक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड एंड रिपोर्टेड। ठीक है, तो ये वो अजम्पशंस हैं, ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमें क्या गाइडलाइंस देते हैं कि हाउ द ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड हाउ दे विल बी रिपोर्टेड टू द यूजर्स। 3 फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अजम्पशन में 3 फंडामेंटल हैं और रेस्ट बाकी अदर्स हैं। तो 3 फंडामेंटल में क्या है? गोइंग कंसर्न, सेकेंड आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट एंड थर्ड आता है आपका एक्रूवल कॉन्सेप्ट। और अब एक नोट, ये फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स आर द अजम्पशंस व्हिच आर प्रिज्यूम्ड टू हैव बीन फॉलोड इन प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसी को कहते हैं फंडामेंटल अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। एंड रेस्ट जैसे मैंने कहा अदर अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अंदर आते हैं। उसमें आए हैं आपके बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, देन रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट,
देन मैचिंग कॉन्सेप्ट एंड द लास्ट वन ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। तो ये है हमारे टोटल 8 इधर हैं, है ना, अदर्स में। और इसके पहले हमने देखे फंडामेंटल के अंदर 3 है, टोटल मिलाकर 11 कॉन्सेप्ट्स हैं। एंड देन इसके बाद आपके आते हैं टर्न कन्वेंशंस के लिए। तो अब ये कन्वेंशन क्या, अभी तो हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल की मीनिंग देख ली, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अजम्पशंस की मीनिंग देख ली, और अब जानेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशन के बारे में। तो एन अकाउंटिंग कन्वेंशन मे बी डिफाइंड एज अ कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड practice which is adopted either by general agreement or common consent among accountants. So there is no uniformity in the adoption of the accounting conventions in various enterprise. तो जो अभी हम देखेंगे इसमें अकाउंटिंग कन्वेंशन के अंदर लिस्ट, कोई जरूरी नहीं कि सभी एंटरप्राइज सेम उसी तरीके से उसको फॉलो करते हों। ये बड़ा फर्क है दोनों में, कॉन्सेप्ट्स में और कन्वेंशंस में। फॉलोइंग आर द मेन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, जिसमें एक आता है कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर, एक आता है कन्वेंशन ऑफ मैटेरियलिटी, एंड थर्ड आता है आपका कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म और प्रूडेंस। तो अब हम, जैसा हमने पहले कहा कि हम 7 आज कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन करने वाले हैं। उनमें से पहला आता है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। लेट अस स्टार्ट। आप देख सकते हैं इस इमेज में, ये इशारा उसी कॉन्सेप्ट के मीनिंग की तरफ थोड़ा सा है। एंड देन इसको आप बिल्डिंग को एक बिजनेस समझ के चलिए, देन ये आगे बढ़ने का इशारा, देन आपका बिजनेस डेवलप करता हुआ नाउ और फ्यूचर स्टेटस। ठीक है, तो ये इशारा करता है बिजनेस आपका चलता रहेगा उसके तरफ। तो आइए जानते हैं इसकी मीनिंग के बारे में। एज पर दिस कॉन्सेप्ट इट इज अज्यूम दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस फ्यूचर में काफी लंबे समय तक चलेगा। एंड द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन द assumption दैट इट इज अ कंटिन्यूइंग एंटरप्राइज। जैसे मैं आपसे एक सिंपल सी बात कहूँ, ठीक है, आपको स्कूल की तरफ से आपका एक मार्कशीट मिल जाता है जिसको आप रिपोर्ट कार्ड कहते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे ये कह दे कि रिपोर्ट कार्ड को फ्यूचर में कोई नहीं आपसे मांगने वाला, आप सिंपली इतना कह देंगे कि यस मैं 12th पास हूँ, यस मैं ग्रेजुएट हूँ, है ना, तो आपसे कोई उसका एविडेंस नहीं मांगेगा। तो क्या आप इस डॉक्यूमेंट्स को अपने पास सेव रखेंगे? कभी भी आई डोंट थिंक कि कोई रखेगा, क्योंकि जब इन डॉक्यूमेंट्स का वेरीफाइबिलिटी ही खत्म हो जाता है, कोई आपसे डिमांड ही नहीं करेगा, तो आप रख कर क्यों अपने पास एक बर्डन इकट्ठा करेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि हमने ईयर 2010 में अगर ग्रेजुएशन पूरा किया है तो हमको आज नहीं कल नहीं, इवन 2040 आ जाए, 2060 आ जाए, जब भी इसकी डिमांड होगी तो हमें अपने इन मार्कशीट्स को, रिपोर्ट कार्ड्स को प्रेजेंट करना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, संभाल के रखते हैं कि नहीं रखते हैं उसको फ्यूचर पर्पस के लिए। तो सेम ऐसा ही है, हम अपने बिजनेस को आज के लिए सिर्फ नहीं मान के चलते हैं, फ्यूचर में इन्फिनिटी तक चलता रहेगा ये मान के चलते हैं। दैट्स वाई हम अपने अकाउंटिंग में डेटा को रिकॉर्ड करते हैं। It is on the concept that we record fixed assets at their original cost and the depreciation is charged on these assets without reference to their market value. तो ये एक एग्जाम्पल भी आप ले सकते हैं, दिस इज अ काइंड ऑफ एग्जाम्पल फॉर दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, कि इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि फिक्स्ड एसेट्स को उनके ओरिजिनल कॉस्ट, ध्यान देने वाली बात, ओरिजिनल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं और डेप्रिशिएशन भी चार्ज करते हैं दीज एसेट्स पर विदाउट रेफरेंस टू देयर मार्केट वैल्यू। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल्स काम आएगा कभी भी रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको। Because of this concept, the full cost of the machine would not be treated as an expense in the year of its purchase. आप जिस साल भी कोई एसेट्स खरीदते हैं उस साल उसका पूरा का पूरा कॉस्ट एक एक्सपेंस नहीं माना जाता है, बल्कि आने वाली फ्यूचर लाइफ में उसको डिवाइड करके उसको दिखाया जाता है। It is also because of the going concern concept that outside parties entered into long-term contracts with the enterprise, gives loan, etc. तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ही है जिसके वजह से आउटसाइडर पार्टीज जो होती हैं, जैसे कि मान लीजिए मनी लैंडर्स हैं या फिर बैंकर्स वगैरह हैं, वो हमसे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं और हमें लोन देते हैं। ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं कि आने वाले समय में बिजनेस सर्वाइव करेगा, चलेगा, तो वो हमारा लोन रीपे कर सकते हैं। Also, without this concept, the classification of current assets and the fixed assets and short-term assets, long-term liabilities cannot be made. तो अगर ये कॉन्सेप्ट ना होता तो जो फिक्स्ड एसेट्स, करंट एसेट्स का कॉन्सेप्ट है, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी कॉन्सेप्ट है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, है ना, क्योंकि हमें मालूम है कि कुछ ऐसे एसेट्स हैं जो बिजनेस में 10 साल टिकेंगे तो वो लॉन्ग टर्म एसेट्स हैं या फिक्स एसेट्स हैं। कुछ एसेट्स ऐसे हैं जो कि 2 महीने 1 महीने में खत्म हो जाएंगे तो वो करंट एसेट्स में आ गए। तो इसी कॉन्सेप्ट्स की वजह से ये सब चीज़ें हम एज्यूम करते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा आता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसा आप इमेजेस कुछ देख रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी शो किया गया है, चाहे वो आप आर्चरी देख रहे हैं यहाँ पर, चाहे आप इसमें गोल करता हुआ देख रहे हैं उसको। ठीक है ना, तो ये कुछ कंसिस्टेंसी को शो करता हुआ इमेज है। नाउ मीनिंग पे आते हैं।
This concept states that accounting principles and methods should remain consistent from year to another. तो जैसे हम लोग अपने स्पोर्ट्स पर्सन्स को देखते हैं कि उनका परफॉर्मेंस स्टेबल रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, या फिर घर पर अपने इलेक्ट्रिसिटी की हम बात करें, हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो एकदम अगर इस लेवल पर चलता रहे, मतलब फ्लक्चुएट ना करे, तो हमारे अप्लाइंसेस ख़राब नहीं होते हैं। और एक होता है कि फ्लक्चुएट अप डाउन करता है, तो हमें अच्छा भी नहीं लगता है और साथ साथ हमारे अप्लाइंसेस के लिए ठीक भी नहीं होता है। तो वैसे ही जो हमारे अकाउंटिंग मेथड्स हैं, है ना, जो हम लोग अपने अकाउंटिंग में डेटा रिकॉर्डिंग के समय फॉलो करते हैं, वो बार बार हमें नहीं बदलना चाहिए। These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and the balance sheet of the different periods and draw important conclusion about the working of the enterprise. ठीक है, मान लो आपका एग्ज़ाम में आपका एक यूनिट टेस्ट हुआ, ठीक है, यूनिट टेस्ट 1 हुआ, ठीक। अब आपको उसमें ग्रेडिंग दिया गया, आपके रिजल्ट्स में ग्रेड दिए गए। देन आपका यूनिट नंबर 2 होता है, यूनिट टेस्ट नंबर 2 होता है और आपको उसमें ग्रेड नहीं, इस बार मार्क्स दिए गए। अब आप बताइए, आप अपने इस टेस्ट को और इस टेस्ट को आपस में कंपेयर कर पाएंगे? मुश्किल है ना, क्योंकि एक में ग्रेड है, एक में मार्क्स हैं। तो इसीलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि हमारे जो ईयर टू ईयर हमारे मेथड्स होते हैं वो सेम हो, सो दैट कि कंपैरिजन में कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। If the firm adopt different accounting principles in 2 accounting periods, the profit of the current period will not be compared or not be comparable with the profit of the previous period, जैसा भी मैंने आपको एग्जाम्पल में दिखाया मार्कशीट के थ्रू। But the consistency concept should not be taken to mean that it should not allow the firm to change the accounting methods once adopted. लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल कोई ना सोचे कि आपने अगर एक बार कोई मेथड अपना लिया है तो आप उसको चेंज कभी नहीं कर सकते। Yes, you can change if the situation demand it. Otherwise, the accounting will become non-flexible and the improved techniques of accounting will not be used. तो अगर आप अपने आप में रिजिडनेस ले आएंगे तो वो भी अच्छा नहीं है। अगर आपकी सिचुएशन डिमांड करती है कि आपको बदलकर ही ठीक रहेगा तो बिल्कुल आपको बदलना चाहिए, अदरवाइज आपके जो इम्प्रूव टेक्निक्स हैं, मेथड्स है, वो आप इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे। क्लियर? तो इसीलिए कोशिश तो करना है हमें कि बार बार हम चेंज ना करें, लेकिन अगर सिचुएशन डिमांड करता है तो हमें चेंज करना है, तो करना भी चाहिए। तो जैसे इसी में आपको देखने को मिलेंगे एग्जांपल्स कि डेप्रीशिएशन के बहुत सारे मेथड्स हैं, उनमें से एक मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो इसको भी हम एग्जाम्पल में दे सकते हैं कि अगर आपने स्ट्रेट लाइन मेथड एक बार अडॉप्ट किया तो आप कोशिश करें कि हर साल इसी पर चलते रहें, लेकिन अगर सिचुएशन कहता है कि आपको रिटन डाउन वैल्यू मेथड से ही करना चाहिए तो आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एज फार एज पॉसिबल ट्राई टू बी कंसिस्टेंट इन योर अडॉप्टेड मेथड्स। नेक्स्ट आपका आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो देख सकते हैं आप लोग, इसमें कुछ दिखाया है कैश वर्सेस एक्रूअल। तो एक्रूअल हमारे एक्चुअली अकाउंटिंग का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है, जिसको कि हम लोग बेसिकली फॉलो करते हैं हर एक चीज को रिकॉर्ड करते समय। इन एक्रूअल कॉन्सेप्ट रेवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल्स आर मेड और सर्विसेज आर रिकॉर्डेड एंड इट इज इमेटेरियल वेदर द कैश इज रिसीव्ड और नॉट। जैसे कि आपने गुड्स किसी को बेचा है 6,000 रुपीज़ का, ठीक है। अब उसने आपको 6,000 में से 1,000 रुपीज़ तुरंत दिया और कहा 5,000 रुपये हम आपको बाद में देंगे, उधार लगा दिया। तो हम अपना सेल्स कितने का माने, 6,000 का माने, 1,000 का माने या फिर 5,000 का माने? तो डेफिनेटली एक कॉन्सेप्ट होता है कैश कॉन्सेप्ट, वो आपको कहेगा कि आपको 1,000 लेना है क्योंकि आपको तो सिर्फ कैश 1,000 मिला। बट दूसरा कॉन्सेप्ट कहता है, जिसको हम एक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो बिल्कुल सही है, वो ये कहता है कि नहीं, आपका सेल्स 6,000 होगा, जिसमें से 1,000 रिसीव हो गया और 5,000 नहीं मिला, जो कि बन गया आपका डेटर्स। ठीक है ना? तो इसीलिए एक्रूवल कॉन्सेप्ट ज़्यादा लॉजिकल है, ज़्यादा ऑथेंटिक है और इसी को हर एक एंटरप्राइज फॉलो करते हैं। Similarly, according to this concept, expenses are recorded in accounting period in which they assist in earning the revenue, whether the cash is paid for them or not. तो इसका मतलब हुआ कि जिस ड्यूरेशन का आपने रेवेन्यू अर्न किया है, उस ड्यूरेशन का जो आपका एक्सपेंस है, भले आपने पेड किया हो चाहे ना पेड किया हो, दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर एक्सपेंस। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपने अप्रैल से लेकर के जून तक का, अप्रैल मई जून 3 महीने का आपने टोटल रेवेन्यू कंसिडर किया। अब आप चाहते हो उसमें से हम एक्सपेंस माइनस करके प्रॉफिट निकालें, और अब आपको पता है कि आपने अप्रैल मई जून 3 महीनों का रेंट जो बिजनेस का होगा वो आपने पे नहीं किया है, तो क्या हम रेंट को एक्सपेंस के फॉर्म में जीरो काउंट करेंगे? बिल्कुल नहीं। आपका अगर रेंट 5,000 पर मंथ है, भले आपने एक भी महीने पेड नहीं किया, लेकिन आपने 3 महीने बिजनेस का प्रॉपर्टी यूज किया, सॉरी रेंटल प्रॉपर्टी यूज किया, तो आपको 15,000 का रेंट देना पड़ेगा, दैट इज योर आउटस्टैंडिंग रेंट। तो ये आपके लिए एक एक्सपेंस कंसिडर किया जाएगा एज पर दिस कॉन्सेप्ट। और अगर आप कैश बेसिस को फॉलोअर करते हैं, आप उसके फॉलोअर हैं, तो आप
रेंट को जीरो मानेंगे, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपको बिजनेस का ट्रू प्रॉफिट लॉस लेना है, निकालना है, तो आपको उसे एक्सपेंस कंसिडर करना पड़ेगा। एंड दिस इज एज पर द एक्रूवल कॉन्सेप्ट। Thus, to ascertain the true net profit or loss, देख सकते हो आप लोग, इस कॉन्सेप्ट का यही खासियत है कि इससे हम लोग अपने सही प्रॉफिट लॉस का पता लगा पाते हैं। अकाउंटिंग पीरियड, एंड टू शो द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द एंटरप्राइज एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, ऑल एक्सपेंसेस एंड इनकम रिलेटेड टू द अकाउंटिंग पीरियड्स आर रिकॉर्डेड वेदर एक्चुअल कैश हैज बीन पेड और रिसीव्ड और नॉट। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ एकदम से इमैटेरियल यानी कि नॉन रिलेवेंट हो जाता है कि कैश उनसे मिला है कि नहीं मिला है, कैश पेड हुआ है कि नहीं पेड हुआ है। बस हमें ध्यान रखना होता है कि वो किस समय को बिलोंग करता है और उसी समय में उसे रिकॉर्ड करना है। ठीक है। तो ये होता है हमारा एक्रूवल कॉन्सेप्ट, जो कि बेसिकली किससे रिलेटेड हुआ, टाइम रिलेटेड हुआ। इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ इमेज में दिखाया है कैश के बेसिस में आपको ये कैश का सिंबल दिखा रहा है, एक्रूवल में आपको घड़ी दिखा रखा है, समय से बेसिकली रिलेट करता है। नेक्स्ट आपका आता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कुछ इमेजेस हमने ले रखे हैं, ध्यान से देखिए। इस इमेज में आप देख रहे हैं बिजनेस है, ठीक है, जो कि सेपरेट है उसके किससे, ओनर से। तो बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। एक और पिक्चर में आप देखिए, क्या देख सकते हैं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 6 बना हुआ है ना। एक पर्सन ये है और एक पर्सन ये है, दोनों का अपना ओपिनियन है। ये कहते हैं 6 है और उनके तरफ से वो उल्टा है, तो उनको 9 दिख रहा है, वो 9 बोल रहे हैं। तो भाई दोनों में से कोई गलत नहीं है ना। लेकिन अगर हम मिस्टर फर्स्ट पर्सन की हम बात करते हैं तो इनके लिए तो वो भाई 6 ही है, और अगर हम बात सेकंड पर्सन की करते हैं तो उनके लिए तो 9 है। तो दिस इज सिंपली बेसिस ऑफ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, यानी किसी का पॉइंट ऑफ व्यू लेकर चलना। एंड देन उसके बाद एक और इमेज में आपको क्या दिख रहा है कि फैक्ट्री है, सैलरी इज अकाउंटेड एज अ कॉस्ट, क्योंकि सैलरी आप जिसको दे रहे हैं, जो एम्प्लॉयज आपके हैं, आप उनको सैलरी दे रहे हैं, तो उनके लिए तो क्या है, इनकम है ना, और बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस। तो आखिरकार हम सैलरी को इनकम माने कि एक्सपेंस माने, तो भाई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू लेना है तो आपको एक्सपेंस लेके चलना पड़ेगा। नाउ आते हैं एक्सप्लेनेशन की तरफ। लिखा है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट बिजनेस इज ट्रीटेड एज अ यूनिट सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स ओनर्स, creditors, managers, and other users. In other words, the owner of a business is always considered as a distinct and separate from the business he owns. आप जिस किसी बिजनेस के बिजनेसमैन होंगे तो आपको एक क्रेडिटर ही ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, मतलब बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। बिजनेस यूनिट शुड हैव अ कंप्लीटली सेपरेट सेट ऑफ बुक्स एंड वी हैव टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। और जैसे कि आप देख सकते हैं अंडरलाइन किया हुआ या हाईलाइट किया हुआ स्टेटमेंट, फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, VIEW, एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द प्रोपराइटर। तो फर्म के नजरिए से रिकॉर्ड करना है, ना कि प्रोपराइटर के नजरिए से। क्लियर हो गई बात। द प्रोपराइटर इज ट्रीटेड एज अ क्रेडिटर एंड द बिजनेस creditor of the business to the extent of the capital invested by him in the business. जितने रुपए आप कैपिटल लगाते हैं उतने रुपए तक के लिए आप क्रेडिटर्स माने जाते हैं। The capital is treated as a liability of the firm because it is assumed that the firm has borrowed funds from the own proprietor instead of borrowing from the outside parties. तो जो बिजनेसमैन पैसा लगाता है उसको हम लाइबिलिटीज क्यों कहते हैं। कई लोग बच्चे पूछते हैं कि सर कैपिटल को लाइबिलिटीज क्यों माना जाता है, तो बिजनेसमैन का खुद का पैसा है। क्योंकि बिजनेसमैन का खुद का पैसा वो उसकी प्रॉपर्टी हो सकती है, लेकिन बिजनेस के लिए अगर हम सोचते हैं तो बिजनेस ने किसी से, चाहे वो ओनर ही क्यों ना हो, उससे उस पैसों को लिया है यूज पर्पज के लिए। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से एक लाइबिलिटीज है। नेक्स्ट आपका आता है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। काफी सिंपल कॉन्सेप्ट है। Only those transactions and events are recorded in accounting which are capable of being expressed in terms of money. सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं अपने अकाउंटिंग में जिनको कि मॉनेटरी टर्म्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। An event, even though it may be very important for the business, will not be recorded in the books of accounts unless its effects can be measured in terms of money with the fair degree of accuracy. तो कोई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाइटल इंफॉर्मेशन ही क्यों ना हो, लेकिन वो रिकॉर्ड नहीं होगा अगर उसमें फाइनेंशियल नेचर नहीं होगा या उसके इफेक्ट को मॉनेटरी टर्म में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। तो एन एग्जाम्पल है, अकाउंटिंग डज नॉट रिकॉर्ड अ क्वारल बिटवीन द प्रोडक्शन मैनेजर एंड द सेल्स मैनेजर। अब मान लीजिए प्रोडक्शन मैनेजर और सेल्स मैनेजर झगड़ा कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई, बहुत बड़ी बात हो गई, लेकिन नहीं रिकॉर्ड कर सकते। इट डज नॉट रिपोर्ट दैट अ स्ट्राइक इज बिगिनिंग एंड इट डज नॉट रिवील दैट अ कंपटीटर हैज प्लेस्ड अ बेटर प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ये सब कुछ एग्जाम्पल्स है जो कि बहुत वाइटल बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही क्रूशियल बातें हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन स्टिल दीज कैन नॉट बी रिकॉर्डेड जस्ट बिकॉज ऑल दीज आर लैकिंग द फाइनेंशियल नेचर। नेक्स्ट आते हैं हम अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट पर। As per this concept, business is intended to continue indefinitely for a long period.
द ट्रू रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशन कैन बी असरटेन ओनली व्हेन द बिजनेस इज कंप्लीटली वाउंड अप। तो देखिए हम इसमें ये मान चलते हैं कि बिजनेस इनडेफिनेटली फॉर अ लॉन्ग पीरियड चलता रहेगा, और इसीलिए बिजनेस का असली रिजल्ट तब मालूम चलेगा जब बिजनेस को हम कहेंगे कि असली में हम बंद करने जा रहे हैं। तब हम कंपेयर कर सकेंगे शुरुआत कितने से किया और बंद कितने पे कर रहे हैं। द यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट नीड्स टू नो द रिजल्ट्स ऑफ द बिजनेस एट फ्रीक्वेंट इंटरवल्स। दस द इंटायर लाइफ ऑफ द फर्म इज डिवाइडेड इनटू द टाइम इंटरवल्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट और ऑफ द बिजनेस। तो क्योंकि बिजनेस बंद हो जाने के बाद अगर आप पता लगाओगे कि आपने प्रॉफिट किया कि लॉस, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अब तो बिजनेस बंद हो गया। तो आपको बिजनेस बंद करने से पहले मतलब रेगुलर कंटिन्यूटी में ही आपको बिजनेस के लाइफ को डिवाइड करके उसको ईयर्स में इंटरवल्स में बांट करके उसको असेस करना पड़ेगा। जनरली वो 1 साल का गैप लिया जाता है, चाहे जनवरी से दिसंबर चाहे अप्रैल टू मार्च, और उसमें असेसमेंट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस साथ साथ फाइनेंशियल पोजीशन का, सो दैट कि जहां पे कमियां हो सकती हैं उसको हम दूर करें और अपना बिजनेस लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर सकें। एंड देन नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। जैसे कि इमेज में आप देख पा रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा, जिसमें एक तरफ आपका जो एक बिल्डिंग की वैल्यू दिखाई गई है $50,000 है, जिसका ईयर मेंशन किया है 2005, और बगल में सेम उसी बिल्डिंग का नया कीमत दिया है $80,000 जो कि करंट ईयर में है। तो आप देख सकते हैं एक ही बिल्डिंग की 2 अलग अलग कीमत है, लेकिन हम किसको फॉलो करेंगे एज द कॉन्सेप्ट सेज 50,000 को, क्योंकि पास्ट कॉस्ट को ही रिकॉर्ड करना, मार्केट प्राइस के फ्लक्चुएशंस को नहीं करना है। So let's have the explanation. According to this concept, an asset is recorded in the books of accounts at the price at which it was acquired. जितने में आपने खरीदा था उसी पे रिकॉर्ड होता है. This cost become the basis of all the subsequent accounting for the assets. Since the acquisition cost relates to the past, it is referred to as historical cost. क्योंकि आपका खरीदा हुआ जो कॉस्ट है वो पास्ट को बिलोंग करता है, इसलिए इस कॉन्सेप्ट को हमेशा कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट। एग्जाम्पल है, if a business entity purchased a building for rupees 20 lakh, it would be recorded in the books of accounts at this figure, and the subsequent increase in and decrease in the market value of the building would not be recorded in the books of account. क्योंकि ये फैक्ट है कि आपने कोई प्रॉपर्टी 20 लाख में खरीदी है तो 1-2 साल के बाद उसकी वैल्यू बढ़ेगी और कभी कभार कम भी हो जाती है। तो उन फ्लक्चुएशंस को आपको इग्नोर करते हुए जो उसकी एक्विजिशन कॉस्ट है उस पर ही आपको रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो ये है हमारा हिस्टोरिकल कॉस्ट। तो इस तरह से आज के हमने इस वीडियो में फर्स्ट 7 कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, एंड होप सो कि आप सभी को आसानी से समझ में आया होगा। एंड अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में और कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।